अब आपसे थोड़ा मुश्किल और सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूं। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं। पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है, आपको पता है कि ये निश्चित है। और जो निश्चित है उसका डर काहे का भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ। Did PM Modi recent podcast with Lex Fridman spark a meaningful debate or just another political showdown? The Congress party has slammed Prime Minister, calling his appearance hypocrisy, a clever words on play that says everyone talking. But what's really behind the controversy? In this video, we will dive deep into the key moments from PM Modi podcast, break down Congress criticism, or explore whether it is a valid political argument or just another headline grabbing tactic. By the end, you will have a clear understanding of the drama and its implication of the Indian politics. Let's get started. मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग, उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। Prime Minister Narendra Modi appearance on a Lex Fridman podcast was a significant moment not just for Indian politics but also for global audiences. Lex Fridman, a renowned AI searcher and podcaster, is known for his in-depth conversation with thought leader, and PM Modi interview was no exception. During the podcast, Modi spoke about India's rapid growth, its democratic value, and its role as a global leader in technology and innovation. अब आप नरेंद्र मोदी के साथ मेरी बातचीत सुनने वाले हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये मेरे जीवन की ऐसी बातचीत है जो शब्दों से परे है और इसने मुझ पर गहरा असर डाला है। मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। आप चाहें तो वीडियो को आगे बढ़ाकर सीधे हमारी बातचीत को सुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी बहुत शानदार रही है। उन्होंने गरीबी से लड़ते हुए 140 करोड़ लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक का सफर तय किया है, जहां वे एक बार नहीं बल्कि 3 बार बहुत बड़ी जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। एक नेता के तौर पर उन्होंने भारत को बांधे रखने के लिए कई संघर्ष किए हैं। एक ऐसा देश जहां कई संस्कृतियां हैं और बहुत सारे समुदाय भी हैं। ऐसा देश जिसके इतिहास में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तनाव की कई घटनाएं रही हैं। वे सख्त और कभी-कभी थोड़े विवादित फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं और इसी वजह से करोड़ों लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और कई उनकी आलोचना भी करते हैं। हमने इन सब विषयों पर एक लंबी बातचीत की है। दुनिया में सभी बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं और उन्हें शांति के सिपाही और एक दोस्त की तरह देखते हैं। ऐसे देशों के नेता भी उनका सम्मान करते हैं जहां युद्ध चल रहे हैं। He also touched on personal topics, sharing insights into his leadership styles and vision for the future. The podcast was widely praised for showcasing the India progress on global stage, but it also sparked controversy back home. Critics, including on Congress party, were quick to point out what they called contradiction between Modi global messages and domestic policies. So, what exactly did Congress find so objectionable? Let's break it all down. वह कौन सा बुनियादी विचार है जो इन सभी अलग-अलग समाजों, समुदायों और संस्कृतियों को एकजुट करता है
आपको क्या लगता है? देखिए, एक भारत एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सांस्कृतिक हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। भारत की विशालता देखिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हजारों बोलियां। आप भारत में कुछ मील पर जाएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं 20 मील पर जाने पर बोली बदल जाती है, कस्टम बदल जाते हैं, कुजिन बदल जाता है, पहनवेश पहनाव बदल जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आप सारे देश में विविधताएं दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको एक तंतु मिलेगा। जैसे मैं कहूँ, हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पे सुनने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखेंगे, तमिलनाडु से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, आपको कोई न कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके नाम में कहीं न कहीं राम होगा। गुजरात में जाएंगे तो राम भाई कहेगा, तमिलनाडु में जाएंगे तो रामचंद्र कहेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो राम भाऊ कहेगा। तो यानी ये विशेषता भारत को सांस्कृतिक रूप से बांध रहा है। अब जैसे आप स्नान भी करते हैं हमारे देश में, तो क्या करते हैं, स्नान तो वो बाल्टी वाले पानी से लेते हैं, लेकिन गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, यानी भारत के हर कोने की नदियों का स्मरण करके मैं उस नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो, है ना? सभी नदियों के पानी से मैं स्नान कर रहा हूँ। पूरे देश का हमारे यहाँ संकल्प की एक परंपरा होती है। कोई भी काम करे, पूजा हो तो संकल्प, और आप संकल्प को बड़ा हिस्ट्री लिखी जा सकती है। यानी किस प्रकार से डेटा कलेक्शन मेरे देश में होता था, शास्त्र कैसे काम करते थे। The Congress party did not hold him back in response to PM Modi podcast. They accuse him of hypocrisy, a term that cleverly combines hypocrisy with the dig at Modi alleged lack of transparency. Congress argued that while Modi presented his Polish progressive image on the global stage, बड़ा यूनिक वे था। कोई संकल्प लेता है या पूजा करता है या मानो शादी हो रही है, तो पूरे पहले ब्रह्मांड से शुरू कर दे, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्त से शुरू करते 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 गांव तक आएंगे, फिर उस परिवार तक आएंगे, फिर उस परिवार के जो देवता होंगे उसका स्मरण करेंगे। यानी ये भारत में और आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है ये। लेकिन दुर्भाग्य, वेस्टर्न मॉडल क्या रहा, दुनिया के और मॉडल क्या रहा कि वो शासकीय व्यवस्था के आधार पर ढूंढने लगे। भारत में शासकीय व्यवस्थाएं भी कई प्रकार की रही, बिखरी हुई कई टुकड़ों में दिखाई देगी, राजा महाराजाओं की संख्या दिखाई देगी, लेकिन भारत की एकता इन सांस्कृतिक बंधनों से हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा की परंपरा रही। his government action at home tell a different story. They pointed to issues like inflation, unemployment, and alleged suppression of a dissent as evidence of the disconnect. Congress also criticized Modi for not addressing pressing domestic concern during the podcast, instead focusing on broad aspirational themes. But it is this criticism fair or just another example of a political mudslinging? बात की है कि आपके पास दुनिया में शांति स्थापित करने का कौशल है, अनुभव है, जियोपॉलिटिकल दबदबा है। आज दुनिया में और वर्ल्ड स्टेज पर सबसे बड़ा पीसमेकर बनने के लिए, जबकि कई वॉर्स चल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप शांति की स्थापना कैसे करेंगे? दो देशों के युद्ध के बीच शांति समझौता लाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस एंड यूक्रेन। आप देखिए, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो महात्मा गांधी की भूमि है।
और ये ऐसा महापुरुष है कि जिनके उपदेश, जिनका वाणी, वर्तन, व्यवहार पूरी तरह शांति को समर्पित है। और इसलिए सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं, तो विश्व हमें सुनता है। क्यों? कि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं। और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं, तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। To answer that, we need to look at both sides of the argument. On one hand, PM Modi podcast was undoubtedly a static move to bolster India's global image. His emphasis of innovation, democracies, and growth resonated with the international audience, many of whom may not be familiar with the nuances of Indian politics. एक और बहुत ही ऐतिहासिक और जटिल टकराव रहा है, वह है भारत और पाकिस्तान का टकराव। ये दुनिया के सबसे खतरनाक टकराव में से एक है। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, दोनों की विचारधारा काफी अलग है। आप शांति चाहते हैं, आप दूर की सोचने वाले नेता हैं। आप भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति का क्या रास्ता देखते हैं? एक तो कुछ इतिहास की जो बातें हैं, जिसको शायद दुनिया के बहुत लोगों को पता नहीं है। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। और देश आजादी के लिए, आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग, कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई, हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए, 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में। उसका मेन जो सूत्रधार था, ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। Our Congress criticism raises valid question about whether Modi global narrative aligns with the realities on the ground. Assistant Modi spoke about India technology advancement. Critics argue that these benefits have not reached all sections of society.
Similarly, his praise for India democratic contrasts with the allegation shrinking press freedom and political opposition. आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया। एक दोस्त और नेता के रूप में आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या पसंद है? मैं घटना का वर्णन करना चाहूँगा। शायद आप उ उससे जज कर सकते हैं कि कौन-सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूँ। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ कर के मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ कर के सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन हाँ, हाँ। राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। Congress on track records on spotless either. When in power, they too face of accusation of hypocrisy and failure to deliver on promises. So, is this case of a genuine concern or just politic as usual? The answer likely lies somewhere in between. और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुईं। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे एक तो पहले जो आपने कहा कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अब इंटरव्यू ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, जो आपके मन में जो दुविधा पैदा हुई, मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च किया है, और आपने हर चीज़ की बारीकियों में जाने का प्रयास किया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपके लिए कोई कठिन काम है, और आपने जितने पॉडकास्ट किए हैं, मैं मानता हूँ कि आप लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने मोदी को लिए क्वेश्चन करना, उसको बजाय आपने भारत के परिवेश को जानने की भरपूर कोशिश की, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और उसके इसलिए मैं समझता हूँ कि सच्चाई तक जाने का आपका जो प्रयास है उसमें ईमानदारी नजर आती है। और This controversy is not just about PM Modi and Congress. It is a reflection of how politics, media, and public discourse intersect in today's world. दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं।
तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। Political party often use such movement to score point with their base, and Congress hypocrisy is a prime example. The timing of criticism is worth noting as it comes amid preparation for upcoming election. Meanwhile, social media has amplified the debate with hashtag memes and viral posts shaping public opinion. But beyond the noise, this incident raises important questions about how India is perceived globally. दुनिया में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने ज़रूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी-कभी चुनाव हार-जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है, इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा का हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स और हर एक का फोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज्यादा है। Does such infighting strengthen or weaken the country image? These are the questions worth pondering as we move forward. So, where does this leave us? PM Modi podcast with Lex Friedman was a landmark movement that showcased on India aspiration on a global stage. However, Congress criticism highlights the ongoing the tension between image and realities in politics. Do you see this valid critique or politic opportunism? Likely depends on your perspective. What's clear is that debate. It is an essential vibrant democracy, pushing leaders to be accountable and citizens to stay informed. What do you think about these controversies? Was Congress right to call out PM Modi or just another political stunt? Let me know your thoughts in the comment below. So don't forget to like, share and subscribe for more depth analysis of the stories that matter. Thank you for watching and I will see you in the next video.